तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे अबाउट मी, यानी कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ, और मेरी क्वालिफिकेशन जो है आपके सामने दिख रही है कि एमएससी डीएलएड प्लस का जो है बीएड एक्सपीरियंस मुझे पढ़ाने का जो है 10 सालों से। ओके। और आज सेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव प्रकरण एवं पोषण। टाइमिंग जो है आप देख सकते हैं 6:15 से लेकर 7:15 तक, यानी 1 घंटे की क्लासेस जो होगी आपकी मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा। हमारी क्लास अनअकैडमी पे कितने क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं लेसन 1 से। लेसन 1 से एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, यानी कि जीव प्रकरण एवं पोषण से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम लोग रीड करेंगे। तो आप सभी का वेलकम रहेगा हमारे क्लास में। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन और आंसर की ओर, और क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग रेडी हैं? बिल्कुल चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां दिखा, क्या दिखा? पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है इस चीज को ध्यान देंगे कि इनमें कौन अमाशय ग्रंथि जठर ग्रंथि में भाग नहीं लेता है। ठीक है, यही क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इनमें कौन अमाशय जो है ग्रंथि जठर रस में भाग नहीं लेता है। तो आपके सामने दिया गया है म्यूकस कोशिकाएं, जैमोजी कोशिकाएं, मूत्र पित्तवाहिनी और अम्लजन कोशिकाएं। तो इसका आंसर जो है आपको देना है कि इस 4 में से आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। कौन अमाशय ग्रंथि जठर ग्रंथि में भाग नहीं लेता है, तो यहाँ पे जो है जठर रस में जो है आपका मूल पित्तवाहिनी जो है भाग नहीं लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ 2 नंबर है। क्वेश्चन को देखेंगे कि रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, कि रक्त प्लाज्मा में निमांकित है, हाँ निमांकित कितनी मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन की, ऑप्शन बी दिया गया है और कार्बनिक लवण की, ऑप्शन सी दिया गया है ग्लूकोज एवं बासा की, ऑप्शन डी दिया गया है जल की। तो आप आंसर जो है क्या देंगे, आप बता सकते हैं कि रक्त प्लाज्मा जो है निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। शिवम ने आंसर दिया है कि सर प्रोटीन। जी बिल्कुल ही नहीं होगा, कि रक्त प्लाज्मा निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो जल की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। ओके, तो जल याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 3 जो है आपके सामने, कि जो है क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि सीरम कहलाता है। तो सीरम जो है क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है फाइब्रिजोन रहित प्लाज्मा, ऑप्शन बी दिया गया है फाइब्रोजनित प्लाज्मा, उसके बाद ऑप्शन सी दिया गया है प्रोथोवियन रहित प्लाज्मा, ऑप्शन डी दिया गया है प्रोथाफिन सहित प्लाज्मा। 4 ऑप्शन जो है आपको दिए गए हैं, एक आंसर जो है आपको देना है। तो क्या जो है आप आंसर दे सकते हैं? ए बी ऑप्शन दोनों बिल्कुल सेम है, फाइब्रोजनी रहित प्लाज्मा, दोनों ऑप्शन सही है। तो इसमें से एक आंसर जो है आपको शेयर करना है, कौन सा आएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में कि छोटी आंत, ठीक है, में भोजन का पाचन, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए सुनेंगे काइम कहलाता है, ऑप्शन बी सक्कस एंटीकिसर कहलाता है, या आपके पास यह मल कहलाता है, या आपके पास चाइल कहलाता है। तो छोटी आंत में जो है पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाएगा, तो पूर्ण होने के बाद काइम कहलाएगा, या सक्कस कहलाएगा, या मल कहलाएगा, या चाइल कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा हमारा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मल।
ठीक हो। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन संख्या 5 पे ध्यान देंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या नंबर क्वेश्चन बताइए मुझे, इसका आंसर दीजिए कि निम्न किस रचना में मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो कुटपाथ में या न्यूक्लियस में, या आपके पास भोजन रसदानी से, या कोशिका मुख से। तो आपका आंसर जो है क्या होगा कि निम्न में से, यानी कि निम्न में से किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो आपके सामने पोल लगा दिया जाए, आप आंसर शेयर करेंगे फटाफट। तो जल्दी से आंसर जो है शेयर करें कि निम्न में से किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता, क्या होगा। तो निम्न में से रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है उत्पाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही आंसर रहा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे क्या बोला है, ध्यान देंगे यहाँ पे। और 6 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है, यानी कि अमीबा जो है अपना भोजन किस अंग में जो है पचाता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे कि उत्पाद में ऑप्शन बी दिया गया है साइटोप्लाज्म या केंद्रक द्रव में, या यहाँ दिया गया है केंद्रक में, और यहाँ दिया गया है भोजन रसधानी में। तो किसमें जो है अंगक में भोजन को वह पचाता है, यानी कि अमीबा जब भोजन को ग्रहण करेगा तो किसमें जो है वह पचाने की क्रिया पूर्ण करेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। इस क्वेश्चन का जो है जवाब आपको दिख रहा है ए सी सी सी, यानी केंद्रक में, यानी कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है। तो आपका आंसर आया केंद्रक में होता है जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन संख्या 7, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है। आप देखेंगे किसकी दीवार जो है मोटी होती है, भाई ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हाँ, पता करना है किसकी दीवार होती है मोटी। तो बायां अलिंद की, दायां अलिंद की, बायां निलय की, या दायां निलय की। तो इनमें किसकी दीवार जो है सबसे मोटी होती है, यही क्वेश्चन बोला गया है। बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, या दायां निलय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे शरीर में 4 कोष्ठक होते हैं। शरीर में हमारे कितने कोष्ठक होंगे, मानव कि हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। और चारों कोष्ठक जो है आपके सामने हैं कि बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। इसका आंसर जो है आपको देना है, क्या होगा इसका आंसर क्या होगा जी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बायां अलिंद, सॉरी बायां निलय, ओहो बायां निलय। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 8। और क्वेश्चन संख्या 8 क्या बोल रहा, चलेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8 नंबर देखेंगे कि अग्र महाशिराएं तथा पक्ष महाशिराएं कहाँ खुलती है। अग्र महाशिराएं और पक्ष महाशिराएं कहाँ खुलती है। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ है कि बाएं निलय में, उसके बाद दायां निलय में, बायां अलिंद में, या आपके पास दायां अलिंद में। कहाँ पे होती है, बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद और दायां अलिंद। आपको आंसर जो है शेयर करना है, क्या आपका आंसर आएगा, आप शेयर करें फटाफट कि अग्र महाशिरा यानी आगे का भाग, आगे का महाशिरा, ठीक है महाशिरा, और पश्च यानी पीछे का महाशिरा, पीछे का महाशिरा। ठीक है, आगे का महाशिरा और पीछे का महाशिरा कहाँ खुलती है या कहाँ पे खुलेगी। आपके सामने ऑप्शन यहाँ मौजूद है, यहाँ खुलेगी ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि दायां अलिंद में। किसमें, दायां अलिंद में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ गया यहाँ पे
क्या बोला है क्वेश्चन में कि पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि पैरामीशियम जो है में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना में जो है होता है। ऑप्शन ए सुनेंगे भोजन राजधानी द्वारा, ऑप्शन बी सुनेंगे सिलिया से, ऑप्शन सी सुनेंगे कोशिका से, ऑप्शन डी सुनेंगे केंद्रक से। तो इसका राइट आंसर जो है आपको शेयर करना है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रह शरीर के किस रचना में होता है। ग्रहण कैसे करेगा ना, पहले भोजन को ग्रहण कराओ। भोजन को हमें पचाना नहीं है, भोजन को हमें रखना नहीं है, ठीक है। भोजन कहाँ से करेगा, तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि कोशिका मुख से, कोशिका मुख से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपके सामने है। भोजन को ग्रहण करने का माध्यम होता है, भोजन का अंतःग्रहण शरीर की किस रचना से होता है, तो कोशिका मुख से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोल रहा है, इसको 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाड़ ग्रंथि नहीं है। अब मनुष्य में 4 प्रकार के जो है लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन इसमें से लाल ग्रंथियां जो है नहीं है। क्या आपके पास अग्नाशय, पेरोटिक, सब मेडुलर या सब लिंगुअल। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, आप मुझे शेयर करेंगे फटाफट कि इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियां नहीं है जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर जो है अग्नाशय होगा। क्या होगा, अग्नाशय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। यानी इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियां नहीं है। यह 3 जोड़ी जो है लाल ग्रंथियां मौजूद होती है हमारे मुख में, लेकिन एक जोड़ी का बदल के जो है दे दिया गया है यहाँ पे सिर्फ अग्नाशय, तो यह नहीं है, तो ऑप्शन सही है आपका ए। ओके, अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, एस ए नोड साइनो और कूलर नोड, इसका फुल नाम है कि एस ए का फुल नाम है साइनो और कूलर नोड है पूरा नाम। यह क्या होता है, ये पेशी ऊतक होता है, या आपके पास तंत्रिका ऊतक होता है, या संयोजी ऊतक होता है, या यह कंकाल ऊतक होता है। यह एस ए आपने शायद पहली बार सुना होगा, अगर नहीं सुना है पहली बार तो याद रखिएगा कि इसका पूरा नाम है साइनो और कूलर नोड, ठीक है, इसका पूरा नाम है। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो है आप, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हमारा होगा तांत्रिका ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम करके देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12। और क्वेश्चन संख्या 12 क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे कि निम्नांकित इसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है, कैसे प्रवाह होता है, ठीक है। आंसर में यही बोला गया है कि निम्नांकित जो है किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने फुफ्फुस शिराएं, दूसरा ऑप्शन है फुफ्फुस धमनी, तीसरा ऑप्शन है शिराएं में, चौथा ऑप्शन है सिरिकाएं में। इसमें 4 ऑप्शन में से एक आंसर जो है आपको शेयर करना है, तो आप जल्दी से जो है मुझे आंसर देंगे, शेयर करेंगे कि निम्नांकित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। तो किसमें प्रवाह होता है, तो जी इसमें आंसर दिया गया है फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस धमनी में, शिराएं में, या सिरिकाएं में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फुफ्फुस शिराएं में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि मानव आहार नाल के किस भाग में
लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई जो है सबसे अधिक होती है? तो यह क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। तो क्या होगा, ग्रास नली की होती है, या आमाशय की होती है, या छोटी आंत की होती है, या आपके पास बड़ी आंत की होती है? तो इसका आंसर जो है क्या होगा, आप शेयर करेंगे कि मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर जो है क्या हो सकता है, फिर से सुनिए क्वेश्चन को। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो है किसकी होगी? तो ऑप्शन ए दिया गया ग्रास नली की, बिल्कुल ही नहीं। अमाशय की, बिल्कुल ही नहीं। छोटी आंत की, बिल्कुल ही सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है 14 नंबर यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है क्या है? तो यहाँ दिया गया है अग्नाशय, यहाँ दिया गया है यकृत, यहाँ दिया गया है आपके पास जठर ग्रंथि, यहाँ दिया गया है पेरोमेडिक ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? अग्नाशय, यकृत, जठर ग्रंथि या पेरोटिक ग्रंथि? तो आप आंसर जो है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है क्या हो जाएगी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय बिल्कुल ही नहीं होता है। जठर रस यस, यकृत आपका हो सकता है, लेकिन जठर रस नहीं होता है, स्रावित होता है। पेरोटिक ग्रंथि नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है आपके सामने, यकृत, यही आंसर आपका होगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, इस चीज को ध्यान देंगे हम, कि पौधों में जल तथा खनिज, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? आपके सामने ए ऑप्शन दिया गया है केवल ऊपर की ओर, ऑप्शन बी दिया गया है केवल नीचे की ओर, ऑप्शन सी दिया गया है ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो पौधे तथा जल खनिज लवणों का परिवहन किस दिशा में होती है? आपको आंसर जो है शेयर, जितने जल्दी आंसर दीजिएगा उतना फायदा आपको है। कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन जो है किस दिशा में होता है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल ऊपर की ओर। ओके, क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे एकदम बिल्कुल 16 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में है कि श्वसन क्रिया विधि, श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पादक, ठीक है, श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पादक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अमोनिया अम्ल, या जल, या कार्बन डाइऑक्साइड, या बी और सी दो? तो आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, आप मुझे शेयर करेंगे लीडर बोर्ड के अनुसार। तो क्या होगा, आप यहाँ शेयर करें कि श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? हाँ, तो क्या अमोनिया होगा आपका यहाँ पे, या आपके पास जल होगा, या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या आपके पास बीसी दोनों होगा? तो जी बिल्कुल ही सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पादक है श्वसन का। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे यहाँ पे 17 कि इस क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि मनुष्य का आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो है कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर की होती है, या 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है, या 2 से 4 मीटर की होती है, या 1 से 2 मीटर की होती है? क्या होती है मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितने मीटर की होती है? आपको आंसर जो है शेयर करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन मत बनाइए, आसान क्वेश्चन को कठिन मत बनाइए। कि मनुष्य का आहार नाल की लंबाई जो है कितनी होती है?
यह आपको टॉपिक में भी पढ़ाया गया है और आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन करा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर। ओके, चलेंगे जो है हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को अगर आप बोझ मानोगे ना तो सॉल्यूशन जो है आपका नहीं होगा। तो इसलिए जो है क्वेश्चन को कभी भी बोझ नहीं समझा जाता है। अगर बोझ समझिएगा तो दिक्कत आएगी। इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा है फाइब्रोजनित कोशिकाएं, तीसरा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाएं और चौथा है लसिका। तो इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? लाल रक्त कोशिकाएं या फाइब्रोजनित कोशिकाएं या ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाएं या लसिका। इसका आंसर जो है आपको देना है तो जी, कि इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइब्रोजोनिन। ठीक है, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक प्रदान करता है। आगे जो है 19 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में ये बोला है कि द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है। ठीक है, तो कहाँ पे यह अवस्थित होता है? तो ऑप्शन सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे दिया है अंतरा अलिंद भित्ति में, ऑप्शन बी दिया गया है दायां अलिंद निलय छिद्र में, ऑप्शन डी दिया गया है फुफ्फुस चाप पर और ऑप्शन डी दिया गया है बायां अलिंद निलय छिद्र पर। तो आपका आंसर जो है क्या होगा, आप आंसर दे सकते हैं हाँ, कि द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है। ठीक है, मनी ने आंसर दे दिया है, आपको ये पता नहीं है। अंतरा अलिंद भित्ति पर, दायां अलिंद निलय छिद्र पर, फुफ्फुस चाप पर और बायां अलिंद निलय छिद्र पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है आपके सामने 20 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन को हम करेंगे बहुत मजे। चलेंगे, इस क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं आप बहुत आसानी से। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो हृदयाघात कहलाएगा, हाइपरटेंशन कहलाएगा, हाइप्रोटेंशन कहलाएगा या आपके पास सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत समझदार है। तो हृदय सामान्य जो है रक्तचाप सामान्य से अधिक अगर हो जाता है तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? हाँ, तो रक्तचाप के सामान्य से अधिक हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलेंगे क्वेश्चन संख्या 21 नंबर पे, और क्वेश्चन संख्या 21 हम, ठीक है, यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है। तो श्वसन वर्णक क्या कहलाएगा? क्लोरोफिल कहलाएगा या आपके पास जो है जेंथोफिल कहलाएगा या केरोटीन कहलाएगा या हेमोग्लोबिन कहलाएगा। तो मानव में श्वसन वर्णक जो है क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं, एक आंसर जो है इसमें से होगा तो आपको शेयर करनी है कि क्या का। हाँ, कि मानव में जो श्वसन वर्णक है उसे जो है आप क्या कहिएगा? आपके बहुत शानदार क्वेश्चन ये दिया गया है, क्या आप कह सकते हैं इसे? मानव में श्वसन वर्णक को क्या कहेंगे आप? जी, आपके सामने यहाँ दिया गया है हेमोग्लोबिन, इसे हम हेमोग्लोबिन कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा आपके पास, डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलेंगे जो है 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन पे, और 22 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे क्या बोला है कि श्वसन वर्णक पाई जाती है। तो श्वसक वर्णक जो है पाई जाती है किसमें? तो रक्त प्लाज्मा में, या पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में, या वायु कोष्ठकों में, या श्वेत रक्त कणिकाओं में। किसमें पाया जाता है? श्वेत वर्णक पाई जाती है किसमें? और श्वसन वर्णक पाई जाती है किसमें? रक्त प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में, वायु कोष्ठक में, श्वेत रक्त कणिकाओं में। किसमें पाया जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से। ए बी सी डी क्या होगा इसमें आंसर? ए बी सी डी में से कुछ भी दे सकते हैं आप, ए या बी या सी या डी,
इसमें से एक राइट आंसर जो है आपके सामने है कि श्वसन वर्णक पाई जाती है लाल रक्त कणिकाओं में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ओके, चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन पे और 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको ध्यान से देखेंगे कि इनमें किसके कारण जो है रक्त लाल दिखाई पड़ता है। ये छोटे बच्चे भी जो है इसका आंसर दे सकते हैं कि इनमें किसके कारण जो है रक्त लाल दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन ए सुनेंगे हीमोग्लोबिन का, ऑप्शन बी सुनेंगे हिप्पोपोरिन का, ऑप्शन सी सुनेंगे प्रोथ्यूब्रिन का, ऑप्शन सी है फाइब्रोजिन का। तो इसका आंसर जो है क्या होगा आप आंसर दे सकते हैं मुझे। हाँ जी, तो क्या आंसर होगा इसमें किसके कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और जितना यह इजी है उतना ही यह क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन ये इजी आपको दिख रहा है उतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा रक्त लाल दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। और इस क्वेश्चन को करने में तो मजा ही कुछ और है कि ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। तो ऑक्सीजन का वाहक जो है क्या कहलाएगा, तो हिमपेरिन कहलाएगा, या आपके पास फाइब्रेजोनिन कहलाएगा, या प्रोथोविन कहलाएगा, या हेमोग्लोबिन कहलाएगा। भाषाएं चेंज है, समान जो है वही है। भाषा चेंज है, समान वही है कि ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है। कहाँ ध्यान है आपका कि ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है हेमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपके सामने यहाँ मौजूद है। तो आप कहाँ जा रहे हैं कहीं और, अब कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन जो है कहा जाता है। तो आपके सामने दिया गया है यहाँ पे विटामिन, ऑप्शन बी दिया गया है खनिज, ऑप्शन सी दिया गया है ग्लूकोज, ऑप्शन डी दिया गया है आपके पास प्रोटीन। तो क्या होगा इसका आंसर, आप पोल के माध्यम से जो है क्लास ज्वाइन जल्दी कर लीजिए। चलेंगे जल्दी आगे। क्लास 10th में टॉपर बनिए, क्लास 12th ऑटोमेटिक जो है टॉपर बन जाइएगा। तो क्लास 10th ऐसा है जो हमारा यह बेस है, अगर बेस ही मेरा कमजोर होगा तो घर तो ऐसे ही गिर जाएगा नीचे। अगर देखते हैं कि हम घर बना रहे हैं अपना सुंदर सा और उसका नींव जो है हमें क्या हो जाएगा, अगर कमजोर होगा नींव तो क्या होगा श्वेता, घर जो है गिर जाएगा भूकंप पे। तो इसलिए पहले नींव को मजबूत करना जरूरी होता है। नींव अगर मजबूत होगा आपका तो घर क्या 4 मंजिला 5 मंजिला बना लो, गिरने वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकोज। ओके, एवं सीप, झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है। झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं में जो है श्वसन क्रिया होती है। क्या यह श्वसन क्रिया होती है, यस या नो। तो किसके द्वारा होती है, गिल्स के द्वारा, या आपके पास ऑप्शन है फेफड़ों के द्वारा, या श्वास रंध्र के द्वारा, या आपके पास त्वचा द्वारा। तो किसके द्वारा जो है यह श्वसन क्रिया करते हैं, कौन, झींगा सीप जैसे जलीय जीव जंतु। जलीय में तो सब आ जाएंगे, तो सीप और झींगा श्वसन किसके द्वारा जो है ये करेंगे। हाँ, तो झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतु का श्वसन जो होता है किससे होता है, गिल्स जो होता है। कि मछलियों में जो है क्या पाया जाता है, तो मछलियों में जो है श्वसन अंग उसका क्या होता है, गिल्स होता है। तो यह बिल्कुल आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो गिल्स पाया जाता है, झींगा एवं सीप जैसे जंतुओं में क्या पाया जाता है, श्वसन अंग उसका गिल्स पाया जाता है। ओके, अब जो है हम क्वेश्चन संख्या 27 पे ध्यान देंगे कि 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में से कहाँ निकलती है। फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में से कहाँ निकलेगी। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि बायां निलय से निकलती है, दायां निलय से निकलती है, या आपके पास बायां अलिंद से निकलती है, या आपके पास ऑप्शन दिया गया है दायां अलिंद से निकलती है। तो फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में से कहां से निकलती है। तो इसका आंसर जो है आप मुझे देंगे, बोल के निकलती है सर, निकलती है बायां अलिंद से। जी बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, क्या निकलती है किससे, बायां अलिंद से।
बहुत सुंदर आंसर आपने दिया, गुड, बहुत बढ़िया। ओके, चलेंगे जो है हम अब देखेंगे क्वेश्चन संख्या 28। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को जो है हम क्या कहते हैं। मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को जो है हम क्या कहेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, श्वसन कहेंगे या उसे निश्वसन कहेंगे या निश्वसन कहेंगे या श्वासोच्छ्वास कहेंगे। तो इसे जो है हम क्या कहेंगे। तो मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को जो है हम क्या कहते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जो है आंसर गलत करते हैं। आप आंसर को बिल्कुल ही गलत नहीं करना है, ठीक है, आंसर जल्दी शेयर कर। तो यह क्वेश्चन आप दे सकते हैं, बहुत आसानी से दे सकते हैं, यस या नो। यस, श्वास द्वारा निकली वायु में रहती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल आप लोग जानते होंगे कि ये तो होगा भाई, हमारे सांस छोड़ने की क्रिया को जो हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और सांस हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वास निश्वास निकलती यानी हमारे शरीर से क्या निकलती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यानी कि CO2 निकलती है। हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, O2 को, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलेंगे जो है आगे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्या है कि जीवों में शरीर से नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासन कहलाता है। तो क्या कहलाएगा आपका कि जीवों में शरीर से नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है क्या। तो स्वांगीकरण कहलाता है, वहिशीकरण कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है या आपके पास जल संतुलन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आप इसका आंसर जो है जरूर शेयर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्सर्जन। तो जीवों में शरीर के नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है क्या, उत्सर्जन। ओके, आप लोगों को मेरे ओर से सभी को थैंक यू। पहले मैं बोलूंगा सबको, सभी को मेरे ओर से क्या है, थैंक यू है। अब क्लास कल आपकी होगी कितने बजे, तो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो कल फिर हम मिलते हैं 5 से 6 PM में यानी शाम को। तो सभी को मेरे ओर से थैंक यू।